सबसे पहले प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, आपकी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता हो गया, इसका ऐलान हो गया। अब ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है सोज साहब कि कांग्रेस से स्पष्ट करे कि कश्मीर को लेकर, धारा 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपको नजर आता है कि कांग्रेस की नजदीकी है, ये तो पहले भी थी, ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक 370 की बात है, उसमें सभी पार्टियों का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको पता ही है। तो मैं ब्रॉडली ये भी कहूंगा कि 5 अगस्त 19 को जो कुछ भी हुआ उसमें मरकजी सरकार ने यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वो एक तरफा अमल है। और इसलिए यहाँ के मेन स्ट्रीम इस मौके पर कहते हैं कि हमारा वक्त असेंबली में आएगा, हम 5 अगस्त 19 को बहाल कर देंगे। तो ये तो यहाँ के मेन स्ट्रीम ने पहले ही बता चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उनका भी इम्तिहान होगा कि क्या असेंबली में पहुंचकर वो ऐसा करेंगे। नहीं तो कांग्रेस एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके पक्ष में है कि कश्मीर में धारा 370 की पुनर्बहाली हो, फिर से बहाल किया जाए धारा 370। कांग्रेस इस पक्ष में है ना, कांग्रेस की ये पॉलिसी है ना फिर तो। देखिए, एक बात है, नहीं मैं आपको बताऊंगा, आपकी चैनल में मैं अपनी जाती जिम्मेदारी पे आया हूं। मैंने नहीं कहा कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं कांग्रेस पार्टी का। उनका स्पोक्स पर्सन जो है यहाँ का प्रेसिडेंट है। मेरी एक अपनी पोजीशन है पॉलिटिक्स में, और मैं आपको अपना नजरिया बता सकता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन दिलो-जान से हूँ, रहूंगा। मगर पार्टी की तरफ से जो बताएगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बताएगा या उनका स्पोक्स पर्सन बताएगा। मैं अपनी जात में अपने ख्यालात का जिम्मेदार हूँ, वो मैं बताऊंगा जिस तरह आप पूछेंगे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं सोज साहब, कि क्या कश्मीर में धारा 370 की बहाली फिर से हो? देखिए, ये इतना आसान सवाल नहीं है, और मैं आपको मैथमेटिक्स में बताऊंगा, 2 + 2 4 हो जाते हैं। यहाँ के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बारी अक्सरियत ने बुरा माना जो कुछ मरकजी सरकार ने 5 अगस्त 19 को किया है। अब इन लोगों का जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने इम्तिहान देना जब असेंबली में जाएंगे, उस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी सब जमात जो मेन स्ट्रीम है, उन्होंने कहा हम इसके साथ नहीं है, असेंबली पहुंचेंगे तो 5 अगस्त 19 को बहाल कर देंगे। तो उनको लोगों के सामने वो हैं, जब पहुंचेंगे असेंबली में तो उनको जो लोगों से कहा है तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूं इसमें जी, ये जो खामोशी है, ये स्ट्रेटजी है जम्मू कश्मीर के लोगों की। लेकिन अपने वक्त पर वो बताएंगे, जब असेंबली होगी तो मेन स्ट्रीम का इम्तिहान होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ठीक है। मैं 5 फिर से आपके पास आऊंगा। लोकेश 19 को जो किया है जी, मरकजी सरकार ने, वो पूछे बगैर किया है। लोकेश जिंदल, मैं जानना चाहता हूं कि अब जबकि ये तय हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस कश्मीर में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो उसका मैनिफेस्टो है, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं कि जैसा कि सैफुद्दीन सोज भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 19 के पहले की जो स्थिति है उसको बहाल करना, या एक तरीके से उसको लेकर इस कश्मीर के लोगों में बहुत तरह की बातें हैं जिसको कि चुनाव में बताएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। जनता तो बाद में बताएगी चुनाव के बाद, वोटिंग के दौरान। रंजीत जी, हमारे देश में प्रत्येक नागरिक की एक राजनीतिक अभिलाषा होती है। आज मैं अगर देश में बात करता हूं, विभिन्न राज्यों की, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
वहां के मूल रहवासियों की एक राजनीतिक अभिलाषा है कि उनकी संस्कृति का एक राज्य भी हो, जिसमें वे अपने एक संस्कृति का राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर अपना राज्य चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर राज्य के खिलाफ के अवधारणा के खिलाफ कौन है? देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की अवधारणा को लेकर तो कोई सवाल नहीं है ना। सवाल तो यह है कि धारा 370 होनी चाहिए या नहीं। रंजीत जी सुनिए, अभी वर्तमान में सरकार ने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया है जम्मू कश्मीर। हाँ, और आर्टिकल 243 के तहत जम्मू कश्मीर का जो पूरा प्रावधान है उसमें उसको एक फुल स्टेटहुड नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है, लेकिन दिए जाने की बात है। और ये कहा गया है कि भाई हाँ, चुनाव के बाद ये एक प्रक्रिया के तहत वो होगा। रंजीत जी देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा लिया गया 5 अगस्त को, और जिस तरह से 5 साल तक उसमें किसी भी प्रकार का लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, और इसके पश्चात अब एक यूनियन टेरिटरी के तरह जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, उसे एक स्टेटस दिया गया है जो स्टेटस वर्तमान में दिल्ली का है और पौंडीचेरी का है। सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी किसी प्रकार से स्पष्टता से नहीं कहा है नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं। लोकेश जिंदल, आपसे सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए कि आपकी सहयोगी पार्टी जो कश्मीर में है उसने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि भाई हम धारा 370 की पुनर्बहाली के लिए लड़ेंगे, हम 5 अगस्त 19 के पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए लड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा साहब, आपका गठबंधन है उसके साथ, आपका स्टैंड क्या है? आप इस पर बात करिए ना। रंजीत जी, लोकतंत्र में तो वहां की जनता ये तय करती है कि किस तरह का राज्य का दर्जा उन्हें चाहिए। क्या अगर वे खुश थे कि 370 के दर्जे के साथ में कश्मीर में शांति है, अमन है, और इस तरह का दर्जा कश्मीर की आवाम चाहती है, उसकी जनता चाहती है, तो संविधान के तहत असल लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब वहां की जनता और उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को हम समझे। आप सवाल गोलमोल घुमा रहे हैं शिवम त्यागी। सवाल का सीधे सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब दिया जा रहा है कि वहां की जनता, वहां के लोगों की एस्पिरेशंस और उनकी चाहत, उनकी इच्छा। भाई मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल सवाल है और एक पॉलिटिकल स्टैंड इस पे सामने आना चाहिए, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि धारा 370 को लेकर इस देश का एक स्टैंड रहा है। और भाई जब वो सवाल आज फिर से उठने लगा है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं। ये नहीं बताना चाहते। बिल्कुल ठीक बात है रंजीत जी। एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गांधी खानदान है, इसने जम्मू कश्मीर की बर्बादी में जो रोल निभाया है, मुझे लगता है शायद ही किसी ने निभाया हो। जिस तरीके से राहुल गांधी रात को 11 बजे लाल चौक पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आशा करता हूं कि ये तस्वीरें इसी तरीके से बनी रहेंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बर्बादी में पर्टिकुलरली इस खानदान का जो हिस्सा है वो किसी का नहीं है। एग्जाम्पल, 1987 में जब रिगिंग हुई थी, 1987 में जब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए थे और वहां पर चुनाव में रिगिंग का आरोप लगा था, धोखाधड़ी का आरोप लगा था, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से सलाउद्दीन, जो बाद में मुजाहिदीन का जो है आतंकवादी संगठन का मुखिया बना, वो वहां पर चुनाव लड़ा था सारे फ्रंटल्स को इकट्ठा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। और उसके बाद जो स्थितियां खराब हुई, जैसे ही वो चुनाव हारा उसके बाद वो आतंकवादी संगठन चला गया। उसके बाद यासीन मलिक जो उसका साथी था, उसने जेकेएलएफ बनाई, उसने आतंकवाद किया। जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने सभी एक्सट्रीमिस्ट के सामने सरेंडर करके आतंक की राह पर जम्मू कश्मीर को भेज दिया था, और उसके बाद पंडितों का एग्जोडस हो और चाहे कश्मीर के वो हालात हो, ये इस गन कल्चर को और इन सब चीजों को लाने वाला ये खानदान ही है, ये परिवार ही है। मैं आशा करता हूं कि उनका एक और वारिस आज जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, और उस जम्मू कश्मीर में पहुंचा है
जहां पर तस्वीरें बेहतर हैं, जहां पर लाल चौक पर तिरंगा है, जहां पर कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, जहां पर कोई गन कल्चर नहीं है, जहां पर वो 11 बजे आराम से बैठकर आइसक्रीम खा सकता है, क्योंकि उनके पिताजी ने जो कश्मीर में बनाया था और जो दिल्ली ने सरेंडर किया था श्रीनगर के सामने, अब ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उस जम्मू कश्मीर को वहीं पर वापस ला दिया जहां पर वो था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं और क्या करने की उम्मीद रखते हैं और क्या फिराक में है। विषय बहुत साफ है, वो आज भी वही चाहते हैं जो उनके पिताजी चाहते थे। एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम 370 की बहाली के लिए काम करेंगे। अगर कांग्रेस